साल 1971 बांग्लादेश की धरती पर आजादी की आग सुलग रही थी और पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे भयानक सिविल वॉर से गुजर रहा था। एक तरफ बांग्लादेशी विद्रोही अपने हक के लिए सड़कों और गांवों में लड़ रहे थे और दूसरी तरफ पहले ही खुद को एक अलग मुल्क घोषित कर चुके थे। इसी उथल पुथल के बीच 3 दिसंबर 1971 की शाम आती है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऑपरेशन चेंगिस खान शुरू कर देता है। भारतीय एयरफील्ड्स पर बम गिरने लगते हैं। दिल्ली में एक अफसर दूसरे से कहता है, अब यह सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं रही, अब यह जंग हमारी भी है। और यहीं से शुरू होती है इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की वो कहानी जिसने पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। लेकिन सवाल यह था कि भारत आखिर इसमें कूदा ही क्यों? पाकिस्तान के अंदर चल रही लड़ाई से भारत का क्या लेना देना था? और वो ईस्ट पाकिस्तान जिसे 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया था, अचानक आजादी के लिए क्यों खड़ा हो गया? इन सवालों के जवाब बहुत पीछे इतिहास की गलियों में छुपे हैं। ब्रिटिश राज से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक देश नहीं था, बल्कि कई रियासतों और सल्तनतों का मेल था। हर इलाके की अपनी भाषा थी, अपना रंग, अपनी पहचान। आज का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी उसी वक्त एक ही नाम से जाने जाते थे, बंगाल। 13वीं सदी से यहां ज्यादातर मुस्लिम शासकों का राज्य रहा, लेकिन यहां के लोग खुद को धर्म से ज्यादा अपनी बंगाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जोड़कर देखते थे। किसी बुजुर्ग की जुबान से अक्सर सुनने को मिलता था, हम पहले बंगाली हैं। 1957 में जब बंगाल पर ब्रिटिश राज आया तो हालात धीरे धीरे बदलने लगे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति ने कम्युनिटी के बीच दरारें डालनी शुरू कर दी। फिर भी एक चीज थी जो बची रही, बंगाली पहचान। लेकिन 1947 आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अंग्रेज चले गए, भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी अपने साथ एक भयानक बंटवारा लेकर आई। एक तरफ भारत बना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। धर्म के नाम पर खींची गई इस लकीर ने न जाने कितने दिलों को चीर दिया। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति वाले इलाके अचानक 2 अलग देशों में बंट गए। पंजाब टूटा, बंगाल टूटा। शुरुआत में पूरे बंगाल ने इस बंटवारे का विरोध किया, मगर हालात ऐसे बने कि वेस्ट बंगाल भारत में चला गया और मुस्लिम बहुल ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, जिसे बाद में ईस्ट पाकिस्तान कहा जाने लगा। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। उन्हें लगता था कि इस्लाम के नाम पर बने इस नए मुल्क में उन्हें बराबरी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, हक मिलेगा। एक नौजवान ने तब अपने दोस्त से कहा था, अब हमारा भी अपना देश है, अब हमें कोई दबा नहीं पाएगा। लेकिन वक्त के साथ ये उम्मीदें टूटने लगीं। कराची और लाहौर में बैठी हुकूमत ईस्ट पाकिस्तान को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह देखने लगी। भाषा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, हर जगह भेदभाव साफ दिखने लगा। उधर बंटवारे के वक्त दोनों तरफ जबरदस्त माइग्रेशन हुआ। हिंदू पाकिस्तान से भारत आए, मुस्लिम भारत से पाकिस्तान चले गए। बिहार और वेस्ट बंगाल से भी बहुत से मुस्लिम ईस्ट पाकिस्तान की तरफ गए और वहां से हिंदू भारत की तरफ निकल पड़े। यह माइग्रेशन कोई शांत यात्रा नहीं थी, बल्कि खून से सना हुआ एक खौफनाक सफर था। ट्रेनें लाशों से भरकर पहुंचती थीं, गांव उजड़ जाते थे, सड़कें चीखों से गूंज उठती थीं। किसी ने कहा था, हम घर छोड़कर निकले थे, लेकिन रास्ते में इंसानियत ही खो गई। कानून व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी। करीब 14 लाख लोग बेघर हो गए और मरने वालों की तादाद 2 लाख से लेकर 20 लाख तक बताई जाती है। यही वो जख्म थे जो वक्त के साथ भरने के बजाय और गहरे होते चले गए। और इन्हीं जख्मों से निकली चीखें साल 1971 में एक नए देश बांग्लादेश की पैदाइश की कहानी बन गई। बंटवारे की उस आग में इंडिया टूटता है और दुनिया को एक नया मुल्क मिलता है, पाकिस्तान, जो असल में 2 टुकड़ों में बंटा होता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और दोनों के बीच करीब 1600 किलोमीटर का फासला। नक्शे पर यह एक देश लगता था, लेकिन हकीकत में ये 2 अलग दुनिया थी। पाकिस्तान की आबादी भले ही ज्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन हर इलाका एक अलग नस्लीय और सांस्कृतिक पहचान लेकर जी रहा था। सबसे बड़ी एथनिक आबादी बंगाली मुस्लिमों की थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पख्तून और बलोच समुदाय हावी थे। संख्या में ज्यादा होने के बावजूद बंगाली मुस्लिम धीरे धीरे सिस्टम से बाहर किए जाने लगे। सत्ता के गलियारों में 1947 में जब पाकिस्तान बना तो शुरुआत भारत की तरह एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हुई। लियाकत अली खान
पहले प्रधानमंत्री बने और मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल। लेकिन पहले ही कार्यकाल में यह साफ हो गया कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को एक साथ बराबरी के साथ चलाना आसान नहीं होने वाला। ज्यादातर ताकत केंद्र में और वो भी वेस्ट पाकिस्तान में सिमटी हुई थी। यही वजह थी कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती चली गई और ईस्ट पाकिस्तान खुद को और ज्यादा अलग थलग महसूस करने लगा। एक अफसर ने एक बार बंद कमरे में कहा था, यह देश दो हिस्सों से नहीं, दो सोच से बना है और यही इसे तोड़ेगी। फिर आता है 21 मार्च 1948 का दिन, जब मोहम्मद अली जिन्ना एक बड़ा ऐलान कर देते हैं, उर्दू पाकिस्तान की इकलौती सरकारी भाषा होगी। कराची और लाहौर में शायद यह फैसला आसान लगा, लेकिन ढाका और चटगांव में यह बात आग की तरह फैल गई। बंगाली मुस्लिमों के लिए उर्दू एक ऐसी भाषा थी जो सिर्फ बड़े अफसरों और एलीट क्लास तक सीमित थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बंगाली बोलता था। लोगों ने गुस्से में कहा, हमसे हमारी जबान छीनोगे तो हमारी पहचान भी छीन लोगे। यही से शुरू होता है बंगाली भाषा आंदोलन। स्टूडेंट्स, लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता सड़क पर उतर आते हैं। उनके लिए यह सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई थी। 1952 तक हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सरकार को धारा 144 लगानी पड़ती है, यानी 3 से ज्यादा लोगों का एक जगह इकट्ठा होना गैर कानूनी। लेकिन 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये कानून तोड़ देते हैं और एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, मगर इससे भीड़ और भड़क जाती है। गुस्साए छात्र ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस गोलियां चला देती है। कुछ ही पलों में सड़क पर खून बिखर जाता है और 5 नौजवान वहीं गिर जाते हैं। किसी ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, ये लाशें सिर्फ इंसानों की नहीं हैं, ये हमारी आवाज की कुर्बानी है। वक्त गुजरता है और यही दिन बांग्लादेश के इतिहास में अमर हो जाता है। आज भी इसे वहां लैंग्वेज मार्टर्स डे के तौर पर याद किया जाता है। सरकार और बंगाली अवाम के बीच दरार अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे भरना आसान नहीं था। आखिरकार 1956 में सरकार को झुकना पड़ा और बंगाली को भी स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ा। मांग तो पूरी हो गई, लेकिन दिलों में जो आग लग चुकी थी वो बुझी नहीं। ये सिर्फ शुरुआत थी। एक बुजुर्ग ने तब कहा था, आज हमें भाषा मिली है, कल हम अपनी पूरी पहचान मांगेंगे। और सच में यही चिंगारी आगे चलकर एक नए देश के जन्म की वजह बनने वाली थी। पाकिस्तान बनने के वक्त भले ही वहां की आबादी ज्यादातर मुस्लिम थी, लेकिन हकीकत ये थी कि हर इलाका, हर कौम अपनी अलग पहचान लेकर जी रही थी। बंगाली, पंजाबी, सिंधी, पख्तून और बलोच सब एक ही झंडे के नीचे थे, मगर दिलों में दूरियां थीं। सबसे ज्यादा तादाद बंगाली मुस्लिमों की थी जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन सत्ता की कुर्सियों पर उनकी परछाई तक नहीं दिखती थी। सरकारें बदलती रहीं, कभी सिविलियन तो कभी मिलिट्री हुकूमत, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के हाथ कभी भी देश चलाने की कमान नहीं आई। उन्हें सिर्फ राजनीति से ही नहीं, तरक्की से भी दूर रखा गया। हाल यह था कि देश के कुल बजट का 70% से ज्यादा हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान पर खर्च होता, जबकि आधी से ज्यादा आबादी ईस्ट पाकिस्तान में रहती थी। यहीं से पाकिस्तान को करीब 62% रेवेन्यू मिलता था। फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट सिर्फ 2.6% थी और वेस्ट पाकिस्तान 4.4% की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। एक ही देश के भीतर इतना खुला भेदभाव देखकर लोग कहते थे, अगर ये इंसाफ है तो जुल्म किसे कहते हैं। सरकार और बंगाली अवाम के बीच की दूरी हर साल बढ़ती चली गई। फिर 1966 आता है और ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग एक बड़ा कदम उठाती है। पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान केंद्र सरकार के सामने 6 सूत्री मांगे रखते हैं। उनका साफ कहना था कि ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा स्वायत्तता दी जाए, अपने संसाधनों पर उसका हक हो, अपने आर्थिक फैसले खुद लेने की ताकत मिले, यहां तक कि अलग रिजर्व बैंक और अलग फॉरेन रिजर्व रखने का अधिकार भी हो और अपनी सुरक्षा के लिए अलग फोर्स भी। एक सभा में मुजीबुर रहमान ने कहा था, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को ये बातें सीधे सीधे देश को तोड़ने की कोशिश लगी। सरकार ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया और उन्हें राष्ट्र विरोधी बता दिया। आवामी लीग चुप बैठने वालों में से नहीं थी। आंदोलन और तेज होता गया। इसी वजह से 1968 में जब देश में जनरल अयूब खान की हुकूमत थी, सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान और उनके कई साथियों को देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इल्जाम लगाया गया कि वो अगरतला में भारत के साथ मिलकर
ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। तब तक मुजीबुर रहमान बंगाली अवाम के हीरो बन चुके थे। लोग उन्हें अपनी आवाज मानने लगे थे। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर फैली तो शहर शहर आग लग गई। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। कोई चिल्ला रहा था, नेता को छोड़ा नहीं तो देश ही नहीं बचेगा। हालात इतने बिगड़े कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और थोड़े वक्त बाद जनरल अयूब खान को भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सत्ता संभाली जनरल याहिया खान ने और उन्होंने 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनाव कराने का ऐलान किया। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner, who is a completely independent body. हुकूमत को पूरा भरोसा था कि वेस्ट पाकिस्तान की पार्टियां ही बहुमत ले आएंगी, लेकिन जब नतीजे आए तो सबके होश उड़ गए। आवामी लीग ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया कि 313 में से 167 सीटें उसी की झोली में चली गईं और ये सारी सीटें ईस्ट पाकिस्तान से थीं। वेस्ट पाकिस्तान में उसे एक भी सीट नहीं मिली। दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली। मेन 86 सीटें मिली, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में उसका खाता भी नहीं खुला। संविधान के हिसाब से सरकार बनाने का हक आवामी लीग को मिल चुका था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के ताकतवर नेताओं को यह मंजूर नहीं था। याहिया खान, भुट्टो और मिलिट्री के बड़े अफसरों के बीच बंद कमरों में मीटिंग होने लगी। एक जनरल ने कहा, अगर ये सरकार बना गए तो देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर वो फैसला लिया गया जिसने आग में घी डाल दिया। 1 मार्च 1971 को याहिया खान ने नेशनल असेंबली का सत्र ही रद्द कर दिया। जैसे ही ये खबर ईस्ट पाकिस्तान पहुंची, लोगों का गुस्सा फट पड़ा। उन्हें लगा कि उनके वोट, उनकी आवाज सब बेकार कर दी गई है। सड़कों पर नारे गूंजने लगे, ये कैसा लोकतंत्र है। पहली बार खुलेआम आजादी की बात होने लगी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अगर हमें हक नहीं मिलेगा तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और यहीं से एक नए नाम ने जन्म लिया, बांग्लादेश। अब ये सिर्फ राजनीति की लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरी कौम की किस्मत की लड़ाई बन चुकी थी। आवामी लीग अब सिर्फ राजनीति की पार्टी नहीं रही थी, वो पूरे ईस्ट पाकिस्तान की आवाज बन चुकी थी। शेख मुजीबुर रहमान खुलकर जनता के साथ खड़े हो गए और लोगों ने भी साफ कह दिया कि अब इस्लामाबाद के हुक्म यहां नहीं चलेंगे। सरकारी आदेशों की खुलेआम अवहेलना होने लगी। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने मिलकर एक संगठित लड़ाकू ताकत बनाई, जिसका नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी। इसका एक ही मकसद था, बांग्लादेश की आजादी। हालात को देखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत को पहली बार सच में लगा कि ईस्ट पाकिस्तान हाथ से फिसल रहा है। जवाब में सेना को उतारने का फैसला किया गया। मार्च 1971 में वेस्ट पाकिस्तान से प्लेन भर भरकर सैनिक ढाका लाए जाने लगे और मुक्ति वाहिनी को कुचलने के लिए ऑपरेशन शुरू हो गए। ऊपर से दिखाने के लिए एक संगठन खड़ा किया गया जिसे शांति वाहिनी कहा गया, लेकिन नाम के उलट ये कमेटी शांति लाने की जगह लोगों पर जुल्म ढाने लगी। कानून व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी थी और बंगालियों का पाकिस्तान सरकार से बचा खुचा भरोसा भी खत्म हो गया। ईस्ट पाकिस्तान के नेताओं का कहना था, हम सिर्फ अपने 6 सूत्रों पर अमल चाहते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन सेना के लिए यह बात मानना नामुमकिन था। और फिर आती है वो तारीख जिसने इतिहास को खून से रंग दिया, 25 मार्च 1971। उसी रात पाकिस्तान सेना ने एक खौफनाक अभियान शुरू किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सर्चलाइट। कागजों में ये एक मिलिट्री एक्शन था, लेकिन असल में ये एक सुनियोजित जनसंहार था। मकसद था आजादी की बात करने वालों को, उनके समर्थकों को और हर उस शख्स को खत्म कर देना जो अलग मुल्क की मांग कर रहा था। ढाका की सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिया गया, फोन और रेडियो बंद कर दिए गए, विदेशी पत्रकारों को पहले ही देश से निकाल दिया गया, पूरा शहर सील कर दिया गया और सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उस रात ढाका में जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हजारों सैनिक शहर में घुसे और गोलियों की आवाज से रात चीखों में बदल गई। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में करीब 10 लाख से ज्यादा बंगाली बोलने वाले लोग मारे गए। नेताओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों, किसी को नहीं छोड़ा गया। एक आदमी अपनी टूटी आवाज में कहता सुना गया, हमने आज अपनी जमीन नहीं, अपनी रूह खो दी है। लेकिन ये सब यही नहीं रुका। ये खून खराबा अगले करीब 8 महीने तक चलता रहा और इस दौरान करीब 30 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान सेना के जुल्म का शिकार हुए। हजारों लोग अपंग कर दिए गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि करीब 2 लाख औरतों और लड़कियों के साथ
सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें बेइज्जत करके छोड़ दिया गया। ये सब खुली आंखों से हो रहा था और दुनिया चुप थी। जब ये खबरें पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक पहुंची, तब भी इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्टा उनके सहयोगी देश इस जुल्म को परोक्ष रूप से सहारा देते रहे। इसी बीच गिरफ्तारी से पहले ही शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान को आजाद देश घोषित कर चुके थे और उसका नाम बांग्लादेश रख दिया गया था। 27 मार्च 1971 को मेजर जिया उर रहमान ने रेडियो पर यह ऐलान पढ़कर सुनाया। On behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. कागजों पर तो बांग्लादेश आजाद हो गया, लेकिन जमीन पर हालात और भी खून से भरे हुए थे। कई इलाकों में सिर्फ एक ही रात में हजारों बंगालियों को मार दिया गया और कुछ ही हफ्तों में यह संख्या लाखों तक पहुंच गई। डर और मौत के इस साए में लोग जान बचाकर भागने लगे। करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर बार छोड़कर भारत की तरफ निकल पड़े। किसी ने रास्ते में अपने माँ बाप खो दिए, किसी ने अपने बच्चे। एक औरत रोते हुए कहती थी, हम कुछ नहीं मांगते, बस जिंदा रहना चाहते हैं। भारत पहले से हालात पर नजर रखे हुए था, लेकिन जब शरणार्थियों की ये सुनामी उसकी सरहदों तक पहुंची तो समस्या सिर्फ बांग्लादेश की नहीं रही, भारत की भी बन गई। इतने लोगों को खाना, दवा, छत देना अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ था। इसी दौरान भारत ने आवामी लीग के कई नेताओं को शरण दी। 10 अप्रैल 1971 को कोलकाता में ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार बना दी गई। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपति चुना गया और ताजुद्दीन अहमद को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन भारत की सबसे बड़ी चिंता वही शरणार्थी थे, करीब 1 करोड़ लोग। ये सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, ये एक बड़ा आर्थिक और सामाजिक दबाव भी था। ऊपर से बांग्लादेश में चल रहा जनसंहार भारत के लिए नैतिक और रणनीतिक दोनों तरह से असहनीय होता जा रहा था। आखिरकार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला कर लिया कि भारत इस लड़ाई से अलग नहीं रह सकता। 28 अप्रैल 1971 को उन्होंने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के साथ लंबी बैठक की और कहा, हमें तैयार रहना होगा, ये लड़ाई अब दरवाजे तक आ चुकी है। मानेकशॉ ने हालात की गंभीरता समझाते हुए जवाब दिया, अभी मानसून आने वाला है, बांग्लादेश में बाढ़ होगी, ऐसे में ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर लड़ना है तो सही वक्त सर्दियों का होगा। उनकी सलाह मानी गई। तय हुआ कि पूरी तैयारी के साथ सही समय पर वार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनरलों को पूरी छूट दे दी कि जब हालात अनुकूल हों तब ऑपरेशन शुरू किया जाए। अब यह साफ हो चुका था कि यह जंग टलने वाली नहीं है, बस उसके शुरू होने का इंतजार था। भारत ने साफ कर दिया था, हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के लोगों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद इंडियन आर्मी ने अपना काम जमीन पर शुरू किया। सबसे पहले मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाया गया, छोटे छोटे ग्रुप में कैसे हमला करना है, कैसे छिपकर मूव करना है, कैसे दुश्मन को चौंकाना है, हर एक स्ट्रेटजी। साथ ही भारत की तरफ से हथियारों और सप्लाई की मदद भी मिलने लगी। उस वक्त तक भारत इस जंग में सीधे नहीं कूदा था, सब कुछ पर्दे के पीछे से हो रहा था। पाकिस्तान और भारत के बीच अभी तक आमने सामने की लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। लेकिन 3 दिसंबर 1971 को तस्वीर अचानक बदल जाती है, जब पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है और ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देता है। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भारत के करीब 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाते हैं। अमृतसर, आगरा, पठानकोट, जोधपुर, श्रीनगर, अंबाला जैसे अहम ठिकाने। मकसद था एक ही झटके में इंडियन एयरफोर्स को पंगु बना देना। उसी शाम इंदिरा गांधी रेडियो पर देश को संबोधित करती हैं और कहती हैं, आज 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है। उनके विमानों ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरा के हवाई अड्डों पर बमबारी की है। ये लड़ाई अब सिर्फ पश्चिम में नहीं, भारत के दरवाजे तक आ चुकी है। हमें इस चुनौती का डटकर सामना करना होगा और मुझे पूरा भरोसा है कि जीत भारत की होगी। पाकिस्तान की प्लानिंग यह थी कि भारतीय एयरबेस तबाह हो जाएं और इंडियन एयरफोर्स जंग से बाहर हो जाए। लेकिन किस्मत और तैयारी दोनों भारत के साथ थे। उनके ज्यादातर हमले निशाने पर नहीं बैठे और इंडियन एयरफोर्स लगभग तुरंत हरकत में आ गई। कुछ ही घंटों में जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। भारतीय लड़ाकू विमान जब पलटकर वार करते हैं तो पाकिस्तान के कई अहम रनवे और एयरबेस तबाह कर दिए जाते हैं।
सरगोधा, चकलाला, रिसालवाला जैसे ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचता है। वेस्ट पाकिस्तान के कई रनवे इतने खराब हो जाते हैं कि कई दिनों तक वहां से ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाता है। उधर ईस्ट पाकिस्तान में भी इंडियन एयरफोर्स ने 2 दिन के अंदर चटगांव, जेसोर, कुर्मिटोला जैसे एयरबेस को बेकार कर दिया। एक पायलट ने लैंड करने के बाद कहा था, आज आसमान ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। 4 दिसंबर 1971 को समंदर में भी जंग भड़क उठती है। इंडियन नेवी को पता था कि कराची पोर्ट पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है और वही उसका लाइफलाइन भी है। अगर इस बंदरगाह को चोट लगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और सप्लाई लाइन दोनों चरमरा जाएंगी। इसी सोच के साथ प्लान बना ऑपरेशन ट्राइडेंट का। नेवी चीफ एडमिरल S.M. नंदा ने इंदिरा गांधी से मंजूरी ली और हमला करने की जिम्मेदारी कमांडर बब्बर बहादुर यादव की अगुवाई वाले टास्क ग्रुप को दी गई। भारतीय जहाज कराची से करीब 460 किलोमीटर दूर जाकर रात का इंतजार करने लगे, क्योंकि अंधेरे में पाकिस्तान की एयर कवर ज्यादा असरदार नहीं हो सकती थी। जैसे ही रात गहरी हुई, इंडियन नेवी का फ्लीट धीरे धीरे कराची पोर्ट की तरफ बढ़ा। उनके पास मिसाइल बोट्स INS निपात, INS निर्घाट और INS वीर और 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स थे। सब जहाज मिसाइलों से लैस थे। पाकिस्तान नेवी को भनक तक नहीं थी कि उन पर इतिहास का सबसे बड़ा झटका गिरने वाला है। करीब 130 किलोमीटर की दूरी से भारतीय जहाजों ने दुश्मन के वॉरशिप्स को ट्रैक कर लिया। सबसे पहले INS निर्घाट ने मिसाइल दागी और पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर PNS खैबर को टुकड़ों में बदल दिया। उसके बाद INS वीर और INS निपात ने भी हमला किया और PNS शाहजहां और PNS मुहाफिज को समुद्र की गहराइयों में भेज दिया। इसी दौरान INS निपात ने कराची के किमारी ऑनियल स्टोरेज टैंक्स को भी निशाना बनाया। देखते ही देखते पूरा इलाका आग के समंदर में बदल गया। वो आग करीब 7 दिन तक जलती रही और दुनिया के अखबारों ने इसे सबसे बड़ा बोनफायर कहा। पाकिस्तान ने बदले में भारत के ओखा पोर्ट पर हमला करने की कोशिश की ताकि भारतीय नेवी को नुकसान पहुंचाया जा सके। उनका मकसद फ्यूल डिपो, एम्यूनिशन स्टोरेज और मिसाइल बोट्स को तबाह करना था। लेकिन भारतीय नेवी को पहले से अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपनी मिसाइल बोट्स वहां से हटा ली थी। जब पाकिस्तान के विमान पहुंचे तो उन्हें खास नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। एक भारतीय अफसर ने बाद में हंसते हुए कहा, वे बदला लेने आए थे लेकिन खाली हाथ लौट गए। अब यह साफ हो चुका था कि जंग पूरी तरह छिड़ चुकी है, हवा में, समंदर में और जमीन पर। भारत अब सिर्फ पर्दे के पीछे मदद करने वाला देश नहीं था, अब वो खुलकर मैदान में उतर चुका था और पाकिस्तान को यह समझ आ गया था कि उसने जिस लड़ाई की शुरुआत की है उसका अंजाम उसकी सोच से कहीं ज्यादा भारी होने वाला है। इंडियन नेवी का यह हमला कई मायनों में ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली बार इसमें एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था और आज इसी याद में 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इस पूरे युद्ध में पाकिस्तान नेवी को सबसे ज्यादा डर एक ही नाम से लगता था, INS विक्रांत। उन्हें पता था कि अगर विक्रांत पूरी ताकत से एक्टिव हो गया तो ईस्ट पाकिस्तान की तस्वीर ही पलट जाएगी। सच भी यही था, क्योंकि विक्रांत पहले से ही बे ऑफ बंगाल में तैनात था और वहां से ईस्ट पाकिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा था। इसी डर में पाकिस्तान नेवी ने अपनी सबमरीन PNS गाजी को इस मिशन पर भेजा कि किसी भी तरह INS विक्रांत को डुबो दिया जाए। लेकिन यहां कहानी उलटी पड़ गई। जैसे ही गाजी कराची से रवाना हुई, भारतीय नेवी को अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज से इसकी भनक लग गई। भारत तुरंत सतर्क हो गया और एक चाल चली गई। विशाखापट्टनम पोर्ट पर INS राजपूत को एक्टिव किया गया और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे वही INS विक्रांत हो। यहां तक कि विक्रांत का कॉल साइन भी इस्तेमाल किया गया ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह गुमराह किया जा सके। PNS गाजी जब अपने मिशन को पूरा करने के लिए विशाखापट्टनम के पास पहुंची तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो खुद एक जाल में फंस चुकी है। जैसे ही मौका मिला, INS राजपूत ने डेप्थ चार्ज से हमला कर दिया। गाजी समझने की कोशिश करती रही कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वो समुद्र की गहराइयों में समा गई। इस एक घटना ने पाकिस्तान नेवी की कमर तोड़ दी। उधर जमीन पर भी कहानी तेजी से बदल रही थी। 4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तान ने राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया। उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि यहां भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम, 0 है, और इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने जैसलमेर होते हुए आगे बढ़ने की बड़ी योजना बनाई थी। इस हमले में पाकिस्तान करीब 2000 सैनिक
59 टैंक और एक पूरी मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड लेकर टूट पड़ा। सामने भारत की तरफ से सिर्फ 23वीं बटालियन एक पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी थी, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के हाथ में थी। कुल मिलाकर सिर्फ करीब 120 भारतीय जवान। किसी ने रेडियो पर पूछा, सर संख्या बहुत ज्यादा है, क्या करें? जवाब आया, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है, यहीं रोकना है। 7 दिसंबर 1971 तक चली इस लड़ाई में इतिहास रच दिया गया। मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों के साथ एक ऊंचे टीलों वाले इलाके पर पोजीशन ले ली और उसी ऊंचाई का फायदा उठाकर रणनीति बनाई। उन्हें पता था कि सुबह होने तक कोई हवाई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए रात किसी भी तरह निकालनी थी। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई, लेकिन जब उनके टैंक आगे बढ़े तो चारों तरफ लगे कांटेदार तार देखकर रुक गए। उन्हें शक हुआ कि ये लैंड माइंस हो सकती है और इसी कंफ्यूजन में उन्होंने कीमती वक्त गंवा दिया। जब आगे बढ़े तो कई टैंक रेगिस्तान की नरम रेत में फंस गए। ऊंचाई पर बैठे भारतीय जवानों ने सीधे निशाने लगाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक टैंक जलते चले गए। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही भारतीय वायुसेना के हॉकर हंटर और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमान मैदान में उतर आए। ऊपर से हुए हमलों ने पाकिस्तान की बची खुची ताकत भी तोड़ दी। लोंगेवाला में भारत की जीत का बिगुल बज गया। पाकिस्तान को यहां भारी नुकसान हुआ, कई टैंक, कई गाड़ियां और सैकड़ों सैनिक। ये ऑपरेशन भारत के लिए एक शानदार कामयाबी और पाकिस्तान के लिए एक करारी हार साबित हुआ। पूरे 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान से करीब 3600 वर्ग किलोमीटर इलाका अपने कब्जे में ले लिया। असल में भारत की मिलिट्री तैयारी और रणनीति पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत थी। वेस्ट पाकिस्तान के मोर्चे पर भारत ने डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई, यानी वहां ज्यादा आक्रामक हमले करने के बजाय दुश्मन को रोकने और थकाने पर फोकस किया गया। वहीं ईस्ट पाकिस्तान में पूरी तरह से आक्रामक नीति अपनाई गई। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। जमीन से, हवा से और समंदर से एक साथ हो रहे हमलों ने पाकिस्तान की पूरी डिफेंस लाइन को हिला दिया। एक सीनियर अफसर ने उस वक्त कहा था, यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, प्लानिंग और हौसले की है और इसमें बाजी हमारी है। और सच में यही कोऑर्डिनेटेड अटैक आगे चलकर इस जंग के अंजाम को तय करने वाला था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की जबरदस्त कामयाबी के बाद एक तरफ कराची पोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को यह भी साफ दिखने लगता है कि समंदर में इंडियन नेवी की मौजूदगी अब बहुत भारी पड़ने वाली है। उन्हें लगने लगता है कि भारत अगला हमला और बड़ा करने वाला है। इसी डर में पाकिस्तान नेवी और मर्चेंट शिपिंग मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं कि किसी तरह इंडियन नेवी को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन भारत पहले ही अगली चाल चल चुका था। इसी प्लान को फेल करने के लिए इंडियन नेवी एक फॉलो अप ऑपरेशन लॉन्च करती है, जिसका कोड नेम होता है ऑपरेशन पाइथन। 8 दिसंबर 1971 को INS विनाश, INS तलवार और INS त्रिशूल को कराची के दक्षिण में मनोरा प्रायद्वीप की तरफ भेजा जाता है। ये मिसाइल बोट्स रास्ते में पाकिस्तान की पेट्रोल वेसल्स को भी निशाना बनाती है और रात करीब 11 बजे INS विनाश अपनी मिसाइल से केमारी ऑयल फार्म पर हमला कर देता है। देखते ही देखते पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा तेल भंडार आग की लपटों में घिर जाता है। वहीं पनामा का फ्यूल टैंकर ग्लोब स्टार भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। इस एक हमले से कराची की करीब 50% फ्यूल सप्लाई खत्म हो जाती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऐसा झटका लगता है कि एक ही रात में उसे करीब $3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। भारतीय नेवी को इस ऑपरेशन में खरोंच तक नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान को समंदर में भी और जमीन पर भी अपनी हार साफ दिखने लगती है। घबराकर पाकिस्तान अपने दोस्तों के दरवाजे खटखटाने लगता है और अपील करता है कि किसी तरह भारत को रोका जाए। उधर 4 दिसंबर को जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हमला कर चुका था, वहीं उसी वक्त यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारी बहस शुरू हो जाती है। अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाता है। चीन और यूके भी मिलकर भारत पर दबाव बनाते हैं कि सीज फायर किया जाए और अपनी सेना को बांग्लादेश से वापस बुलाया जाए। लेकिन यहां भारत के लिए सोवियत यूनियन ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और लगातार 2 बार उस रेजोल्यूशन पर वीटो लगा देता है। इसकी जड़ें 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत यूनियन के बीच हुई पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी में थी, जिसने दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत कर दिया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में सोवियत यूनियन ने सिर्फ राजनीतिक नहीं, इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। 1971 में 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत यूनियन के बीच हुई पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी में थी, जिसने दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत कर दिया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में सोवियत यूनियन ने सिर्फ राजनीतिक नहीं,
बल्कि मिलिट्री लेवल पर भी भारत का साथ दिया। इसी दौरान भारत ने बांग्लादेश को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता दे दी और भूटान दुनिया का पहला देश बन गया जिसने बांग्लादेश को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में स्वीकार किया। 8 दिसंबर 1971 को जब अमेरिका की इंटेलिजेंस को खबर मिलती है कि भारत ईस्ट पाकिस्तान में एक बड़ा फाइनल अटैक प्लान कर रहा है, तो अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में अपनी 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देता है। यह दुनिया का सबसे ताकतवर नेवल फ्लीट माना जाता था, जिसमें करीब 75,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर और करीब 70 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, और वो न्यूक्लियर पावर से लैस था। जाहिर है, कागज पर यह ताकत भारत के INS विक्रांत से कहीं ज्यादा लगती थी, जिसके पास करीब 20 एयरक्राफ्ट ही थे। पाकिस्तान को लगने लगा कि अब तो अमेरिका के साथ उसकी जीत पक्की है। भारत पर भी जबरदस्त दबाव बनने लगा कि वो अमेरिका की नेवी से टकराने की बजाय पीछे हट जाए। हालात और मुश्किल तब हो जाते हैं जब यूके भी पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना वॉरशिप HMS ईगल अरब सागर की तरफ भेज देता है। प्लान साफ था, इंडियन नेवी को 2 तरफ से घेर लिया जाए। भारत तुरंत सोवियत यूनियन को मैसेज भेजता है और सुरक्षा संधि के तहत मदद मांगता है। जवाब आने में देर नहीं लगती। सोवियत यूनियन अपना 10th ऑपरेशनल बैटल ग्रुप हिंद महासागर की तरफ भेज देता है, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन, मिसाइल से लैस वॉरशिप्स और भारी हथियार होते हैं। जैसे ही सोवियत फ्लीट इलाके में पहुंचता है, ब्रिटिश और अमेरिकन जहाजों को साफ संदेश मिल जाता है कि अब आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। नतीजा यह होता है कि ब्रिटिश शिप मेडागास्कर की तरफ मुड़ जाते हैं और अमेरिका भी अपनी 7th फ्लीट को पीछे हटा लेता है। सोवियत सपोर्ट मिलते ही भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर पाकिस्तान पर टूट पड़ते हैं। समंदर से सप्लाई लाइन काट दी जाती है, जमीन पर मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान आर्मी की नींद हराम कर देती है और हर तरफ से दबाव इतना बढ़ जाता है कि पाकिस्तान की फौज टूटने लगती है। 12 दिसंबर 1971 तक हालात ये हो जाते हैं कि पाकिस्तान की हार लगभग तय हो जाती है। वेस्ट पाकिस्तान का करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर इलाका भारत के कंट्रोल में आ जाता है और ईस्ट पाकिस्तान में उनकी फौज पूरी तरह घिर चुकी होती है। जुल्फिकार अली भुट्टो आखिरी उम्मीद लेकर न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और अमेरिका के साथ मिलकर सीज फायर की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैदान में पाकिस्तान की सेना सरेंडर के लिए मजबूर हो चुकी थी। गुस्से में भुट्टो UN की मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की बेबसी साफ दिख जाती है। ढाका में जब मेजर जनरल भारतीय तरफ से इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का डॉक्यूमेंट लेकर लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी के सामने रखते हैं, तो वो पहले साइन करने से मना कर देते हैं। तब उन्हें साफ शब्दों में कहा जाता है, आपके पास 30 मिनट है। अगर आपने साइन नहीं किया तो यहां मौजूद आपके 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की जान की जिम्मेदारी आपकी होगी और मुक्ति वाहिनी को रोकने कोई नहीं आएगा। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिक इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल देते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर होता है। नियाजी बिना किसी और बहस के दस्तखत कर देते हैं, सिर झुका रहता है और चेहरे पर शर्म साफ नजर आती है। इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार भी गिर जाती है और ये हार उनके इतिहास पर हमेशा के लिए एक काले धब्बे की तरह चिपक जाती है। भारत की इस जीत से एक तरफ उसकी डिफेंस फोर्स का लोहा पूरी दुनिया मानती है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश को उसकी आजादी मिल जाती है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश को बधाई देती हैं, शेख मुजीबुर रहमान जेल से रिहा होते हैं और आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन यह आजादी बहुत महंगी थी। लाखों लोग, बच्चे, जवान और बुद्धिजीवी इस लड़ाई में कुर्बान हो चुके थे। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके तहत पाकिस्तान भी बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में मान्यता देता है। इसके बदले भारत पाकिस्तान का वो 13,000 वर्ग किलोमीटर इलाका वापस कर देता है और 93,000 युद्ध बंदियों को भी लौटा देता है। बाद में 1974 में यूनाइटेड नेशंस भी बांग्लादेश को आधिकारिक रूप से मान्यता दे देता है और यहीं इस कहानी का आखिरी पन्ना पलटता है। एक ऐसी जंग जिसने नक्शे बदल दिए, इतिहास बदल दिया और यह साबित कर दिया कि कभी-कभी एक पूरे मुल्क की किस्मत कुछ फैसलों, कुछ कुर्बानियों और कुछ बहादुर लोगों के हौसले पर टिकी होती है।
दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की आजादी और 1971 की जंग की पूरी दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही और अनसुनी, रोमांचक और आंखें खोल देने वाली कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए अपनी आंखें खुली रखिए और सच को देखने की हिम्मत बनाए रखिए।